मैं आई कम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। टेक योर सीट। धन्यवाद सर। मास्क आप हटा लीजिए। अपने बारे में बताइए। सर मैं बिहार के पटना जिला से आता हूँ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से आरंभ किया और 10th सरस्वती शिशु मंदिर औरंगाबाद से किया हूँ। उसके पश्चात DAV पब्लिक स्कूल से 12th किया हूँ और उसके बाद बीटेक मैंने सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उड़ीसा से किया हूँ। मैं इस दौरान NTPC में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट में रहा और मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है सर। और ये मैं दूसरा प्रयास हूँ और मैं दूसरी बार इंटरव्यू में हूँ सर। दूसरी बार इंटरव्यू में? यस सर। पहली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? सर मैं हाईएस्ट स्कोरर था, 90 मार्क्स थे। 90 मार्क्स थे। फिर कहाँ समस्या आ गई? सर ऑप्शनल इतिहास थे जिसमें थोड़े कम स्कोर रह गए। इतिहास होता क्या है वैसे? सर इतिहास पुरानी एवं नवीनतम जो घटनाएं हैं उनका एक संकलन होता है और उन संकलनों के माध्यम से हम निकट भविष्य में आने वाली चीज़ों को अध्ययन करते हैं। बस इतना ही रोल है इतिहास का? सर इतिहास के रोल कई प्रकार के हैं। अगर हम योगा के माध्यम से देखें तो ये पुरानी घटना, उदाहरण के तौर पर योगा महर्षि पतंजलि के द्वारा आरंभ किया गया और उसके माध्यम से भारतीय इतिहास में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है, उनके भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की इसकी पहचान है। इसके अलावा और भी कई चीज़। इतिहास का पुनर्लेखन इसकी मांग हो रही है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो क्या मतलब है इसका और क्यों मांग हो रही है और क्या जस्टिफाइड है? सर इतिहास का पुनर्लेखन में ये तो स्पष्ट नहीं है कि जो पुरातन लेखन प्रणाली है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। उसमें कुछ नए अवशेष जो चीज़ें छूट गई है, जो कई ऐसे क्रांतिकारी रह गए जिनके बारे में हमारे पास पूरी तरह से जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है, उसे उसमें जोड़ा जाएगा। या फिर कई ऐसे चीज़ें रही जो कि समय के साथ नए चीज़ों के साथ उभर कर आई है और नए थ्योरी उसके साथ विकल्प बनी है, उसे जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त सर दूसरा प्रावधान ये है कि कई ऐसे घटनाएं हैं जिसका बीच बीच में अवलोकन किया जाता रहा, उसमें उपलब्ध त्रुटियों को भी सही किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक नए इतिहास का पुनर्लेखन किया जा सकता है। तो इतिहास का जब पुनर्लेखन होगा तो कौन से विचार केंद्र में होंगे? एक बिंदु बताइए सर। मेरे अनुमान से जो त्रुटियां रह गई है, अर्थात कई ऐसी घटनाएं रही जो कि एक अभी तक उल्लेख नहीं किए गए हैं इतिहास के पन्नों में। गांधीयन हिस्ट्री को या गांधीयन स्ट्रगल को या फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी के रोल को, पर इसका हमको पुनर्लेखन करना हो तो कौन सी त्रुटि रह गई है और कैसे सुधारा जाएगा इसको? सर इसमें गांधी और भगत सिंह का जो रोल बीच में रह गया, या फिर गांधी सरदार पटेल का रोल, आखिर एक सरदार पटेल इतना महान नेता होने के बावजूद भी उनसे प्रमुखता नेहरू जी को मिली। ऐसे कई रोल रह गए गांधी जी के और उनके क्रांतिकारी विचारधारा और जो असहयोग आंदोलन के दौरान रहे, ऐसे कई त्रुटियां रह गई है जिसे फिर से इतिहास के पन्नों में जोड़ा जाना चाहिए। या ऐसा हो कि भाई गांधी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, मेन काम तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने किया, ये सब कुछ जोड़ा जा सकता है? सर मैं इस विचार से सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि गांधी का रोल आज़ादी के लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप अग्रणीय भूमिका रखता है और दूसरे पक्ष जो क्रांतिकारी। सविनय अवज्ञा के बाद क्या रोल रहता है गांधी का? सर सविनय अवज्ञा के बाद हरिजन छूआछूत जैसे कई कार्यक्रम हैं जो भारतीय अस्पृश्यता को समाप्त किया। इसके बाद जो अस्पृश्यता के अलावा सर समाज में समाज सुधारक के रूप में भी काम किए। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ही प्रथम आह्वान किया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि एक इंजीनियर जो है इतिहास विषय लेता है और बिहार PCS क्वालिफाई करने की तमन्ना रखता है, तो इंजीनियरिंग में जो पैसे खर्च हुए सरकार के वो तो बिहार चले गए। सर इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ। इंजीनियरिंग और जो BPSC या फिर PCS सर्विस है उसमें दोनों की भूमिका रहती है। आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं, पहला एप्लाइड के तौर पे और दूसरा इथिक्स के रूप में। एक इंजीनियरिंग करने के दौरान आप टाइम ट्रेवल या फिर टाइम इंटरवल का
विशिष्ट ध्यान रखते हैं, ताकि किसी भी कार्य प्रणाली को होने के लिए एक टाइम इंटरवल होना चाहिए या टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसी तरह एक पीसीएस अधिकारी के तौर पे भी आपको एक टाइम फ्रेम के ही अनुसार काम करना पड़ता है। दूसरा सर कि एक प्रोसेस के माध्यम से ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, अर्थात एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके पश्चात दूसरा प्रोसेस आरंभ होती है। उसी तरह एक पीसीएस अधिकारी के रूप में भी आपको इसी तरह की भूमिका देखनी पड़ती है। एक कार्य प्रणाली समाप्त होती है, उसके बाद आप दूसरी कार्य प्रणाली की ओर हस्तक्षेप करते हैं। बाबर का एक पॉजिटिव काम बताइए। बाबर का एक पॉजिटिव काम सर जो ये कला शैली हुई, उसमें उन्होंने बाबरनामा का लेखन फारसी भाषा में किया, और जिसके माध्यम से फारसी भाषा भारतीय इतिहास में एक भूमिका के रूप में उभरी। औरंगजेब का कोई बेहतर काम? औरंगजेब का बेहतर काम सर अभी तत्काल याद नहीं है, क्षमा चाहूँगा। अच्छा, नहीं याद, कोई बात नहीं। एक बुरा काम बताइए जो आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था वो। सर पब्लिक इंटरेस्ट में तो उस समय के जो समयकालीन जो भूमिका रही, उसके अनुरूप तो अभी तो उसे उल्लेख करना उचित नहीं होगा। अच्छा, आप दयानंद स्कूल में पढ़े हैं? डीएवी पब्लिक, यस सर। स्कूल में पढ़े हैं। दयानंद जी का रोल बताइए हिस्ट्री में, संक्षेप में बताइए। यस सर, मैं इनको दो कामों के रूप में आपको संक्षेप में बताऊँ। 1875 ईस्वी में इन्होंने दयानंद एंग्लो पब्लिक स्कूल की स्थापना की, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो जैसे आह्वान करके भारतीयों को वास्तविकता हिंदी के रूप में उद्धृत किया सर। अच्छा, वेदों की ओर लौटो। यस सर। इसका मतलब क्या वेद का पाठ करो, क्या मतलब हुआ? सर उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी समाज की, उसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इसके अतिरिक्त हिंदू समाज में कई प्रकार के कुरीतियों का आगमन हो गया था, जबकि हमारे वेद में इन कुरीतियों का बहुत ही निम्न या फिर न्यूनतम भूमिका है। इसी कारण उन्होंने वेदों की ओर लौटा और कहा कि जो वास्तविक हिंदू परिप्रेक्ष्य है वो वेदों के समतुल्य ही स्थापित हो सकती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है सर, कितने फीट ऊंची बनी है? माफी चाहूँगा सर। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ देश? सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक कलाकृति की भूमिका के रूप में हमारे सामने उद्धृत हुई, और यह हमारे पूरे भारत को एक लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के रूप में स्थापित किया गया। और अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो आसपास क्षेत्रों में कई प्रकार के होटल या फिर पर्यटन क्षेत्रों का विकास हुआ। और तीसरा कि अगर हम बौद्धिक स्तर से देखें तो इसमें बच्चों के लेकर एक भूमिका जगी कि हमारे क्रांतिकारियों की भूमिका बड़ी है, बच्चों के बीच में जागरूकता बढ़ी है सर। इसे लेकर सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैड कैम क्या होता है? कैड कैम सर ये एक प्रकार का एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पे होते हैं। उसके बाद उसे धरातल पे संरचनात्मक रूप से और वास्तविकता दी जाती है। ओके। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाने के लिए सिर्फ 4 ही ब्रांच के लोग या 4 ही ट्रेड के लोग ही जा सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा क्यों? बाकी भी जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं वो लोगों के लिए वो रास्ता बंद है, ऐसा क्यों? सर क्षमा चाहूँगा इसके विषय में। ठीक है, आप उड़ीसा में काम कर रहे हैं। ये उड़ीसा को पहले उड़ीसा कहते थे, किस संवैधानिक संशोधन से ये उड़ीसा बना? माफी चाहूँगा सर। आप हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री आपने ये सुना है, डिबेट फुकुयामा का? नहीं। चलिए मैं आपसे दयानंद सरस्वती के बारे में पूछता हूँ। तो बहुत से भारतीयों को महाभारत, रामायण, पुराणों पे गर्व है, तो किसी ने ये नहीं कहा महाभारत की ओर लौटो, रामायण की ओर लौटो, पुराणों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, या स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की फिलॉसफी का। तो ऐसा क्या है, ये बच क्यों रहे हैं पुराणों से, रामायण से, महाभारत से, क्यों? सर महाभारत जो है और रामायण है, और इसके अतिरिक्त जो भी वेदांत या फिर पुराणे हैं, इनके आधार एक ही है, अर्थात किसी भी असत्य काम या फिर जो गलत काम है सोसाइटी के बीच में, उसे नकारना और सत्य प्रतिष्ठानों पे या फिर सत्य जो समाज व्यवस्था है उस पर आधारित होना।
जहाँ तक इन दोनों के बीच के मध्य के बीच में तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो हर विषय का, हर सब्जेक्ट का अपना अपना परिप्रेक्ष्य के महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह वेदों लेकिन प्रारंभिक स्तर थे, तो इसीलिए सर वेदों की ही भूमिका ज़्यादा रही। तो वेद को अपौरुषेय कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? सर अपौरुषेय का अर्थ है कि ये सुनने के माध्यम से लिखा गया है, तो इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। सुनने के लिए, अच्छा। और ऋषियों को मंत्र दृष्टा क्यों कहते हैं? संभवतः सर अनुमान लगा सकता हूँ इस विषय में। ठीक है, अनुमान लगाइए सर। क्योंकि ये एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के विषयों को ट्रांसफर एक रिटर्न या सुनने के पश्चात गेन करते थे, उसके बाद वो दूसरे विषय में या फिर आगे पीढ़ी को ट्रांसफर करते थे। अच्छा, मतलब लिखने की परंपरा नहीं थी। जी सर, लगभग। तो ये जो है वैदिक परंपरा या ब्राह्मण, ये भारत में जो मुख्य दो परंपराएं थी, ब्राह्मणीय परंपरा, सनातन परंपरा और दूसरी बुद्धिस्ट परंपरा, तो दोनों में मूल अंतर क्या है? बौद्धिक परंपरा, सनातन परंपरा और ब्राह्मण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा सर मूर्ति पूजा को ज़्यादा भूमिका देता है। इसके अलावा वो कर्मकांड जैसी भूमिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका देता है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती सर। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का जो शब्द आया है वो कनिष्क के काल में आया है। कनिष्क के आसपास के कालों में, जब वो चतुर्थ बौद्ध संगति होते हैं, उसके पश्चात आए हैं। आरंभिक काल में बौद्ध एक न मूर्ति पूजा का विषय था, इसके अलावा अहिंसा पर ज़्यादा जोर था अपेक्षाकृत ब्राह्मण धर्म के। और सनातन प्रथा सर जो कि प्रकृति पूजा, इन सबों पर ज़्यादा फोकस था। केंद्र की योजनाओं में सबसे अच्छी योजना आपको कौन सी लगती है? सर केंद्र की सबसे अच्छी योजनाओं में मनरेगा है सर। मनरेगा क्या है ये? फुल फॉर्म बताइए पहले। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, क्या है ये? सर इसमें ग्रामीण परिवेश या फिर पूरे भारतीय समाज को 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है और या काम की गारंटी न्यूनतम बेस के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, तो संसद में तो पीएम ने कहा कि मनरेगा पर उन्होंने व्यंग किया था, और फिर वही आप अच्छी योजना बता रहे हैं। सर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मनरेगा एक अच्छी योजना है, क्योंकि कोविड काल में एक आम व्यक्ति को सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा ने उपलब्ध कराया। और विगत कई सालों में इसी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फंड मनरेगा को ही एलोकेट किया है सर। अच्छा, एजुकेशन को कितना फंड दिया है? सर ये तो 3.8% ऑफ टोटल जीडीपी। अच्छा, तो कमेटियों ने क्या सुझाव दिया कितना करने का? सर कुछ कमेटी इसे 6% तक ले जाने का विचार करती है। कौन सी कमेटी? सर कमेटी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। शिक्षा से संबंधित कमेटी है। शिक्षा से संबंधित कोई कमेटी के बारे में जानते हैं आप? सर वर्तमान समय में कस्तूरी रंजन कमेटी आई है, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई है, उसी आधारित है सर। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल नहीं करना है, आपको पता है क्या? जानकारी नहीं जानकारी है। और बोर्ड कौन सा होगा? सर इसके विषय में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 3 स्तरीय डिवीजन है सर उसमें। अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, बाकी हम लोग आपको बताएंगे। सर इतिहास में थोड़ा सा डीप नॉलेज नहीं है, उस विषय में क्या है का जरूरत नहीं। जैसे कैड कैम आपने बताया सही, लेकिन शुरुआत उसको डिफिनेशन से कीजिए। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। फिर बताइए उसके बारे में। आपने बताया लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं बताया। ठीक है, आगे। और जैसे उड़ीसा में काम कर रहे हैं तो सर उड़ीसा में काम नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है। उड़ीसा से संबंधित है। हाँ। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से उड़ीसा को उड़ीसा किया गया और उड़िया को उड़िया किया गया 8th शेड्यूल में। कौस्तुभ जी, आपको क्या क्या मदद चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि नहीं जी इस बार हमको निकल जाना? सर ये जो पोजीशन है एक स्टूडेंट के तौर पे, आप थोड़ी जल्दी बात करते हैं, यह है क्या? नहीं सर, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है। मतलब इंफॉर्मेशन को ऐसा लगता है कि तुरंत हम पास ऑन कर दें, ऐसा है क्या सर? ये ज़्यादा फ्रैंक है, ज़्यादा और ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
और कॉन्फिडेंट है, सबसे बड़ी बात आपकी बात अच्छी है कि कॉन्फिडेंट है। ड्रेस कोड पहले मैं पहन के गया था, कोट पैंट और ये सब फॉर्मल था सर। शूज़ वगैरह सब? हाँ शूज फॉर्मल है सर। वो सब यहाँ नहीं है, मैं एक्चुअली पटना पिछली बार किनके बोर्ड में थे आप? सर महाजन सर के। अच्छा, तो मार्क्स तो अच्छे मिले। मार्क्स हिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले? सर वहाँ कम रह गए, 131 ही रह गए। 131 क्यों कम रह गए, किन से पढ़े? सर वहाँ मैंने 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 6 में से 2 बेस्ट लिखे थे, 2 एवरेज लिखे, 2 बहुत लो लिख दिए थे। कुछ क्वेश्चंस के आइडिया नहीं पकड़ पा रहे थे, या रूट जो क्वेश्चंस ऑफ रूट होते हैं वो नहीं आ रहे थे। आप जॉब करते हैं? नो सर, जॉब नहीं करते। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आपने जॉब नहीं किया? नहीं सर, उसके पश्चात मैंने गेट क्वालिफाई किया और उसी दौरान पीसीएस प्रिपरेशन किया, तो गेट से ज़्यादा सफलता पीसीएस की ओर मिली है, तो सर इसी और कंटिन्यू गेट भी क्वालिफाई की। ठीक है, तो एक तो पहला है कि मॉक तो देना ही है ना? मॉक देने से एक तो है ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कमियाँ हो हाँ। जाएगी। और दूसरा, एक इतिहास पर हम क्लास रखवा देते हैं, तो इतिहास से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं वो दूर हो जाएंगे। जैसे आपने फैक्चुअली कुछ गलत बताया कि मूर्ति पूजा, सबसे पहली मूर्ति भारत में बुद्ध की बनी थी, किसी हिंदू देवी देवता की नहीं। एनसीईआरटी। सर मैं अगर व्यक्त करूँ तो हड़प्पा सभ्यता में पहली मूर्ति तो जो साधुओं की बनी थी, वो तो एक तरह से ईश्वर के रूप में, हाँ, ईश्वर के रूप में पहली मूर्ति बुद्धा की बनी थी, किसी हिंदू देवी देवता की नहीं। ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में, है ना, 10वें अवतार के रूप में। एनसीईआरटी इतिहास की समझ थोड़ी बढ़ानी है, ठीक है। बाकी ठीक है, योजनाओं को तो आप देखेंगे ही, तो इस बार है संभावना हो जाने की? यस सर, इस बार तो लग रहा है कि इस बार अंडर 100 के आसपास हाँ, इस बार क्योंकि कुछ गलतियां पिछले साल हुई थी पेपर में, जीएस पेपर में, तो इस बार कम किया हूँ, उसको न्यून कर दिया हूँ। और इस बार स्टेट वगैरह सब बनाए? यस सर, पिछले बार एक स्टेट्स गलत हो गया था, इस बार स्टेट्स दोनों सही हुए हैं। ठीक, ओके।